नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं एक आपके सामने संजीवनी एपिसोड लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत BHU BA एवं सोशल साइंस के प्रश्नों को डिस्कस करता हूं, उससे संबंधित टिप्स आपके सामने देता हूं। तो दोस्तों, यह उसी संजीवनी एपिसोड की अगली कड़ी है। आप हमारे वीडियो को देखें और इससे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करें। यदि आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे BHU वर्ल्ड की वेबसाइट को विजिट करें। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न यह है कि वरिष्ठ नागरिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को कब मनाया जाता है? विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ओल्डर पर्सन के लिए जो इंटरनेशनल डे यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वह 1 अक्टूबर को है। हालांकि ये प्रश्न कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आपके एंट्रेंस के लिए, लेकिन दोस्तों कुछ मैं बतला रहा हूँ उसको आप याद रखेंगे, जिसमें पहला है पर्यावरण दिवस, इन्वायरमेंट डे। दूसरा है जल दिवस। तीसरा है पृथ्वी दिवस। चौथा है मानवाधिकार दिवस। और 5वां है युवा दिवस। दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो है हमें बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इन्वायरमेंट डे, वाटर डे, अर्थ डे और मानवाधिकार डे, ह्यूमन राइट डे और जो है युवा दिवस। ये पांचों दिवस को आप एकदम याद करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि ये डे कब मनाया जाता है, और साथ साथ यह भी बतलाएंगे कि युवा दिवस भारत में क्यों मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जाति आधारित होती है। देखिए दोस्तों, उत्तर नहीं देखना है, और उत्तर मैंने टिक इसलिए कर दिया ताकि समय कम लगे, लेकिन मुझे विकल्प पे डिस्कस करना है कि जो विकल्प दिए हुए हैं आखिर उसका क्या प्रभाव है, क्यों उस तरह के विकल्प दिए गए हैं। जहां क्षेत्र की बात आती है कि हमारा क्षेत्र अच्छा है, तुम्हारा क्षेत्र खराब है, तो यहाँ किस धारणा का उत्पन्न होना हुआ? क्षेत्रवाद का। इसे हम अपने रीजन को अच्छा कहते हैं और दूसरा को क्या कहते हैं? खराब कहते हैं, या फिर वो हमें अच्छा कहता है और आपके को खराब कहता है। तो इस कंडीशन में क्षेत्रवाद का जन्म होता है। तो आपसे पूछेगा कि क्षेत्रवाद आधारित होती है तो वो किसके आधार पे होगा? क्षेत्र के आधार पे। दूसरा देखिए विकल्प है धन के बारे में दोस्तों यह कहा जाता है कि जब व्यक्ति के पास में धन ज्यादा होता है तो क्लास का उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? क्लास। कार्ल मार्क्स ने क्लास को 2 भागों में बांटा है, पहला बुजुर्गा वर्ग, दूसरा सर्वहारा वर्ग। मतलब अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, 2 अलग अलग वर्ग हैं और दोनों का प्रभाव किस रूप में देखा जाता है? तो धन के आधार पर देखा जाता है। तो वो क्या हो गया? वो क्लास का उत्पन्न होना कहलाया। यानी अगर प्रश्न यह पूछ दे आपसे कि जो मनी है इज बेस्ड ऑन किस पे? क्लास पे। चलिए अगला प्रश्न अगला देखते हैं। अगला विकल्प जो है हमारा जाति। हमारे देश में मुझे पता है कि अगर कोई ब्राह्मण के घर में पैदा लिया तो वो ब्राह्मण कहलाता है, अगर कोई वैश्य के घर में पैदा लिया वो वैश्य कहलाता है, अगर कोई राजपूत के घर में पैदा लेता है तो वो राजपूत कहलाता है। जो अगला विकल्प है दोस्तों उसमें पॉपुलेशन यानी जनसंख्या दिया हुआ है। तो जनसंख्या के आधार पे क्या आधारित होती है? तो वो आधारित होती है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। जैसे हिंदू धर्म जो है उसमें हम आपको अल्पसंख्यक के रूप में देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, तो ये सब क्या है? ये सब अल्पसंख्यक है। तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। तो इसका जो जाति आधारित होती है ये किसके आधार पे होती है? ये जन्म के आधार पे होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कंट्रोल। जब हम देखिए किसी भी चीजों को नियंत्रण करते हैं तो वो 2 रूप से करते हैं। एक बच्चा को भी नियंत्रण करना होगा तो उसका भी एक स्वरूप होता है, और एक चोर को भी अगर नियंत्रण करना है तो उसका भी एक साधन होता है, उसका भी एक साध्य होता है। तो दोस्तों जब नियंत्रण करना है किसी चीज पे, कंट्रोल करना है, तो हम फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 रूप में कर सकते हैं।
फॉर्मल और इनफॉर्मल, इनफॉर्मल को अनौपचारिक कहते हैं, अनौपचारिक कहते हैं, और फॉर्मल को औपचारिक कहते हैं। सपोज कीजिए कि आपको आपकी माँ ने या आपके परिवार ने या आपके लोगों ने आपको विद्यालय में पढ़ने की सलाह देते हैं कि तुम विद्यालय जाओ और वहाँ पे पढ़ाई करो। तो दोस्तों विद्यालय जो हुआ एक फॉर्मल औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने का साधन हुआ। लेकिन दोस्तों जब कोई व्यक्ति को माँ रसोई घर में खाना बनाते बनाते कुछ शिक्षा देती है तो वो शिक्षा क्या कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। इसका कोई स्थान नहीं होता है, किसी एक विशेष स्थान पे नहीं, माँ आपको कहीं भी शिक्षा दे सकती है। कहीं बस में आप जा रहे हैं, आपका कोई बुरा आदत है तो उसको कह सकती है कि चलो नाक में उंगली मत दो। तो ये भी एक शिक्षा का साधन हुआ जो आपको आपकी माँ के द्वारा दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा हुआ जो विश्वविद्यालय में आप पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर ट्यूशन जाते हैं, जो भी हमारी लीगल रूप में शिक्षा दी जाती है। न्यायालय में जब हमें फाइन किया जाता है दोस्तों, तो यह भी एक औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। पुलिस जब हमको पिटाई करती है तो यह भी, पिटाई तो नहीं कर सकती है, लेकिन पुलिस के माध्यम से जब हमें कोई चीज़ प्रदान किया जाता है, फाइन लगाया जाता है, तो यह भी क्या है? एक औपचारिक शिक्षा के ही साधन है। अनौपचारिक शिक्षा के साधन में हमारे परिवार के लोग हुए, जिसके साथ हम खेल खेल में शिक्षा हासिल करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में एक लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? देखिए लड़कों का विवाह के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 21 वर्ष, और जो लड़कियों के लिए है वो है 18 वर्ष। ये लड़कियों के लिए है, आप इसको याद रखेंगे। और आप दोस्तों ये सर्च करेंगे कि ये अधिकार जो है भारत में लोगों को कब मिले, इसको आप कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि ये जो उम्र में कानूनी रूप में प्रक्रियाओं के माध्यम से सुधार की गई, ये किस आधार पे किया गया और कब किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों सपोज कीजिए ये सोलर सिस्टम है और इसके नज़दीक जो भी ग्रह घूमते हैं तो उसमें दो ऐसे ग्रह हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। कैसे रोटेट करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। बाकी सभी ग्रह जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट घूर्णन करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट घूर्णन करते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में वो दोनों ग्रहों का नाम बतलाएंगे जो ईस्ट टू वेस्ट घूर्णन करते हैं। इसके अलावा आपको सूर्य से जो सबसे नज़दीक से लेकर के सबसे दूरी तक जो स्थित ग्रह हैं उनका एक क्रम भी लिखना है। और तीसरा पॉइंट आपको ये भी लिखना है दोस्तों कि आकार के अनुसार घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में जो ग्रह हैं उनके बारे में लिखना है। पहला प्रश्न क्या लिखना है कि रोटेशन जो करते हैं ईस्ट टू वेस्ट उसका लिखना है, वेस्ट टू ईस्ट कौन ग्रह रोटेट करता है उसका लिखना है। दूसरा यह लिखना है कि जो सबसे नज़दीक है और सबसे दूरी पर स्थित हैं उसका क्या क्रम है उसके बारे में लिखना है। और तीसरा क्रम दोस्तों क्या लिखना है आपको कि आप बतलाइए आकार के अनुसार सबसे बड़े ग्रह कौन से हैं, उसके बाद कौन से हैं, उसके बाद कौन से हैं। ये प्रश्न में दोस्तों कोई एक प्रश्न आपसे एंट्रेंस में पूछा जा सकता है। देखिए इसमें जो प्रश्न पूछा गया है इसमें क्या है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे नजदीक बुध है और बुध के बाद जो है शुक्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के समय में जो गवर्नर जनरल था भारत का, ये गवर्नर जनरल कौन था? इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए गवर्नर जनरल के बारे में कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हालांकि इसका उत्तर कैनिन होगा, लेकिन इसके अलावा आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि गवर्नर जनरल से आपको क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न दोस्तों यह ध्यान में रखना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न दोस्तों यह है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, या फिर प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय कौन था? ये तीसरा प्रश्न हुआ। इसी में दोस्तों चौथा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल
कौन था। और पांचवा प्रश्न पूछ सकता है 1947 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। और एक प्रश्न और पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम या अंतिम गवर्नर जनरल का नाम बताएं। तो ये सारे प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप इसका सीक्वेंस में लिखेंगे। आपको प्रश्न नहीं लिखना है, 1 नंबर का उत्तर लिखना है, 2 नंबर का उत्तर लिखना है, 3 नंबर का उत्तर लिखना है, 4 नंबर का उत्तर लिखना है, 5 नंबर का उत्तर लिखना है। इसी तरह से आप 1 2 3 4 करके आप उत्तर लिखते हैं, मैं समझ जाऊंगा। लेकिन आपको नोटबुक में इसको लिखना जरूर है, क्योंकि इससे एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सारे प्रश्नों को इससे संबंधित आपको डिस्कशन किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके पास में है कि तुजुक ए बाबरी जो है, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है। देखिए यहां बच्चे हमेशा कंफ्यूजन का सामना करते हैं। प्रश्न कभी कभी तुजुक ए बाबरी पूछ देता है, कभी कभी बाबरनामा पूछ देता है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा दोनों दो चीज है तो बाबर से ही संबंधित, दोनों किससे संबंधित हैं, बाबर से संबंधित हैं, लेकिन दोनों दो चीजें हैं। पहली अंतर क्या है इसमें कि दोस्तों तुजुक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखना है, तुजुक और तुर्की, तुजुक तुर्की त दोनों में है, तो आप इसे याद रखेंगे। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है, तो तुर्की भाषा में लिखी गई है, या इसके एक चकतई भाषा भी कहते हैं, उसका एक अपभ्रंश भाषा है, उसमें लिखा हुआ है। और इसको तुजुक ए बाबरी को किसने लिखा था, तो बाबर ने लिखा था। ये तो आपका कंफर्म हो गया। लेकिन प्रश्न बाबरनामा से अगर पूछ जाए तो बाबरनामा जो है अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अब्दुल फजल ने बाबरनामा का अनुवाद किया था, वो कौन सी भाषा में किया था, अगर ये प्रश्न आपसे पूछ दे तो इसका उत्तर हो जाएगा फारसी में। किस में अनुवाद किया था, फारसी में। तो आपको याद रखना है बाबरनामा संबंधित किससे है, तो बाबर से। और इसके लेखक कौन है, तो तुजुक अब्दुल फजल हैं। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है, तो तुजुक ए बाबरी एक आत्मकथा है जिसको बाबर ने स्वयं लिखा था, और इसकी भाषा क्या है, तुर्की है। तो ये दोनों प्रश्न को आपको याद रखना है, बाबरनामा के बारे में भी और तुजुक ए बाबरी के बारे में भी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कहाँ स्थित है। तो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में स्थित है। आप इसको सर्च करेंगे, इसे 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है। और दूसरा आपको ये भी सर्च करना है कि इसका निर्माण किसने कराया था। दोनों आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखेंगे कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण इतने दिनों में हुआ था, जिसके कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। और दूसरा कि इसका निर्माण इसके द्वारा किया गया था, उसका नाम आपको लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब देखिए इसमें कौन, इसका नाम परिवर्तन होकर के क्या अभी है वर्तमान समय में, आप इसको लिखेंगे कि नरेगा को अभी क्या कहा जाता है। दूसरा चीज कि इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है अंगीकृत किया गया, यानी अपनाया गया, इसके बारे में भी लिखेंगे। और इसमें क्या प्रावधान है, लोगों को क्या इसमें लाभ मिलते हैं, इसके बारे में भी आप नोट करके लिखेंगे अपने कॉपी पर, और हमें कमेंट भी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। देखिए आर्य समाज के तो स्वामी दयानंद सरस्वती हुए इसके फाउंडर। लेकिन जब प्रश्न आपसे सोसाइटी से संबंधित पूछा जा सकता है तो पहला हुआ आर्य समाज, दूसरा हुआ ब्रह्म समाज, तीसरा हुआ प्रार्थना समाज, चौथा हुआ विधवा विवाह प्रथा, विधवा विवाह प्रथा, पांचवा हुआ दोस्तों सती प्रथा की समाप्ति या उन्मूलन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये पांचों का आप कमेंट करके लिखेंगे, आर्य समाज किसके द्वारा, ब्रह्म समाज किसके द्वारा, प्रार्थना समाज किसके। आपको समाज नहीं लिखना, आर्या लिख दीजिए, ब्रह्मा लिख दीजिए, प्रार्थना लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपने इसका उत्तर क्या दिया। लेकिन आपको ये सारे को नोट करके आपके नोटबुक में लिखना है इसको, और बार बार जो है उसको देखते रहना है। और इसका ईस्वी भी आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ईस्वी से भी प्रश्न पूछता है कि बतलाइए आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। चलिए दोस्तों, तो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और दोस्तों इसी तरह से हम आपको
कई तरह के प्रश्नों को डिस्कशन करते रहेंगे। आपको मैं कुछ ना कुछ टास्क देता रहूँगा जो आपके एंट्रेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और बतला देना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेंजर पे हेलो संदीप KR लिख करके सर्च करें। आप अपने प्रश्नों को इसके माध्यम से मैसेंजर पे या फेसबुक पे आप हमें भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।